फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इमारतें, चित्रें तथा किताबें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। इसके साथ जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी समझते हुए चलेंगे। साथ ही हम इसमें जो भी मैप्स या फिर किसी भी साम्राज्य का मैप अगर हमको देखना होगा तो उसको भी देखकर हम मैप के साथ साथ रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारा चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अगर आप क्लास 6 एनसीईआरटी का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीडिंग किया है, साथ में उसके हार्ड वर्ड्स और पूरे पैराग्राफ के मीनिंग को समझा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ एक बॉक्स दिया गया है जिसका टॉपिक है मरुत्सामी और लौह स्तंभ। ठीक है, इसमें लिखा है मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। ठीक है, धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे इस तरह यहाँ आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक कहानी बनाया गया है। एनसीईआरटी पुस्तक जो है ना वो कहानियों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कंटेंट बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में ये कहानी दी गई है कि मरुत्सामी जो है वो अपने रैंप के सहारे देखने के लिए जाता है, कुतुब मीनार देखने के बाद वो लौह स्तंभ देखने के लिए जाता है। ठीक है, और उसका ये जो अनुभव है वो इसको कभी नहीं भूल पाएगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों धातु विज्ञान। धातु विज्ञान क्या होता है और उस समय में क्या होता था। ठीक है, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने, दोस्तों प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने मतलब बहुत पहले के धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था और जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा काल से ही हमारा जो सभ्यता रहा है, संस्कृति रही है, हड़प्पा काल से ही धातु विज्ञान जो था वो डेवलप था, विकसित था। वहाँ भी टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, वहाँ के लोग भी इस तरह के धातु शोधन की प्रक्रिया से परिचित थे। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ हजार सालों बाद देखते हैं कि लोहे का भी लोहे के धातु कर्म भी सामने आते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ अत्यंत विकसित किस्म का लोहे का निर्माण होता था। इसमें से खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है, इस तरह का लोहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लौह स्तंभ। ठीक है, दोस्तों हम जानेंगे कि ये लौह स्तंभ क्या है, कहाँ है। ठीक है, महरौली दिल्ली में है। ठीक है, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों महरौली जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में यह लौह स्तंभ है जो कि भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, ये अद्भुत उदाहरण क्यों है वो हम देखेंगे। इसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है, इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। ठीक है, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर लिखे अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कुछ भी लोहे का सामान लाते हैं उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, हवा मिलता है तो वो तुरंत जंग लग जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन आश्चर्य कर देने वाली बात है कि ये लौह स्तंभ जो है आज से 1500 साल पुराना है।
ठीक है। लेकिन आज तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है इतने वर्षों के बाद भी, ठीक है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इतने प्राचीन समय में भी इस तरह की विकसित धातु कर्म की जानकारी थी। इस तरह का मतलब अत्यंत बढ़िया किस्म का, अत्यंत विकसित किस्म का लोहा निर्मित किया जाता था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है। यहाँ लिखा है हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप क्या है? तो एक टीला है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या फिर लंबे, कभी बड़े या फिर कभी छोटे। उन सब में एक समानता है, ठीक है। उनमें एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, उनके हड्डी या फिर उनके राख या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कोई चीज या फिर कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे, ठीक है। तो स्तूपों को जब हम आज देखते हैं तो भी हमारे प्राचीन वास्तुकला की झलक हमको देखने को मिलती है कि कितनी विकसित वास्तुकला, शिल्पकला रही होगी, ठीक है। स्तूप निर्माण भी इसका परिचय देते हैं, इसकी जानकारी देते हैं हमको, ठीक है। स्तूप क्या है? तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक टीला होता है, लेकिन ये स्तूप जितने भी बनाए गए हैं गोलाकार बनाए गए हैं और अलग अलग आकार के बनाए गए हैं, लेकिन इनमें इन सभी स्तूपों में एक समानता क्या है? तो वो है कि इसके अंदर सभी स्तूपों में एक डिब्बा रखा होता था और उस डिब्बे में बुद्ध के कोई ना कोई अवशेष रखे जाते थे या फिर उनके शिष्यों के कोई ना कोई अवशेष रखे जाते थे, जैसे राख हुआ, हड्डी हुआ, उसके दांत हुए, ठीक है। साथ में उसका कोई अगर उसका कोई कीमती चीज है या फिर कीमती पत्थर हुआ, कीमती सिक्के हुए, ठीक है। इस तरह की चीजें वहां रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, ठीक है। ये जो डिब्बा है ना उसको धातु मंजूषा कहते हैं और प्रारंभिक जो स्तूप होता था वो धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई। शुरू में बस टीले से ढक दिया जाता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर ईंट लगाई गई, उसके बाद उसमें तरासे हुए पत्थर रख दिए गए, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? उस स्तूप के चारों ओर रास्ता होता था घूमने के लिए, ठीक है, तो परिक्रमा करने के लिए, तो इसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। और इस रास्ते को चारों तरफ से घेर दिया जाता था जिसको वेदिका कहते हैं, ठीक है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फोटो में बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह इसको डिजाइन किया जाता था, वो भी दिखाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है पूरा प्रदक्षिणा पथ है, लेकिन बाहर अगर आप देखें तो ये वेदिका है और ये प्रवेश द्वार भी है। और अगर ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे जो धातु मंजूषा है वो है, ठीक है। और उसके ऊपर मिट्टी ईंटों से उसको ढक दिया गया है, उसके बाद पत्थरों से भी ढक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्तूप का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए होते थे। आप यहाँ पे देख सकते, तोरण द्वार जो है ना वो प्रवेश द्वार को बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर कलाकृतियों से ये बने होते थे, ठीक है। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में हमको अमरावती ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पृष्ठ संख्या 105 में मानचित्र 7 पर आ गए हैं और यहाँ पे हमको अमरावती जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही वो अमरावती है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है वो देखिए। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 5 में अमरावती ढूंढो। हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे अमरावती है, ठीक है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, ठीक है।
कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवियों की भी पूजा होती थी। इस समय में कुछ और मंदिर भी डेवलप किए गए, मंदिर भी निर्माण किए गए और उसमें शिव, दुर्गा, विष्णु जैसे देवताओं की पूजा भी की जाती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या फिर देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह किसको बोलते हैं? मंदिर का वह भाग जिसमें देवता या फिर देवी की मूर्ति को रखा जाता था उसको हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह जो होता था वो पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अच्छा, जैसे गर्भगृह जो होता था उसको उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप निर्माण की एक जगह होती थी। ठीक है। यहाँ एक सभागार होता था और जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो उस समय के मंदिरों के बारे में यहाँ दिया गया है कि कैसे मंदिर होते थे। तो शिखर निर्माण कठिन कार्य होता था, लेकिन सावधानी से इसकी योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ सभा होता था, जहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7/105 देखो, जहाँ महाबलीपुरम और एहोल ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं और इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे हमको फिर से मानचित्र 7 में जाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हमको महाबलीपुरम और एहोल ढूंढना है। हमको एक मिल गया यहाँ पे एहोल। ठीक है। हमको फिर यहाँ पे ढूंढना है महाबलीपुरम। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा महाबलीपुरम। ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर पत्थरों के बड़े बड़े मंदिर मिले हैं। यहाँ देखिए, इन शहरों में पत्थरों के कुछ उत्कृष्ट मंदिर मिले हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब कौन कौन सा दिखाया गया है हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट या फिर पत्थरों का बनाया गया था। या देखिए, पक्की ईंट या फिर पत्थर का बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का मंदिर है। ठीक है। दाएं और महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे और ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्या कहा जा रहा है। ये एकाश्म मंदिर है और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। इन ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब जितने भी मंदिर जो बनाए गए हैं, ये सभी जो हैं ये एकाश्म मंदिर हैं, जो पहाड़ी की चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है और इसमें ईंट जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया। ठीक है। और ईंट जोड़ जोड़ कर तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं ना, यहाँ पे ऊपर से पहाड़ी को काट काट कर बनाया गया है इन मंदिरों को। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये काफी बहुत बढ़िया वास्तुकला का जो है दृश्य हमको दिखाई देते हैं इन जगहों पर। ठीक है। तो ये कहाँ है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट हम यहाँ राइट साइड में ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये एहोल का मंदिर है और इसका हम देखते हैं कि क्या विशेषता है। ये एहोल का मंदिर है और यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह का मंदिर है। ठीक है। तो आपने देखा, आपने तीनों मंदिर देखा। सबसे अजूबा जो है, अनोखा मंदिर जो है, मुझे ये लगा क्योंकि ये एकाश्म मंदिर है। सिर्फ एक ही
चट्टान को, एक ही पहाड़ी को काट कर इन सभी मंदिरों को बनाया गया है और ये काफी बढ़िया वास्तुकला का नमूना है। दोस्तों हम पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ये हमने मिटा लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। ठीक है, स्तूप तथा मंदिर जो है वो किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन भी खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है, आम आदमी इसको नहीं बनवा सकता था। पहला काम क्या था, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था और फिर मंदिरों या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों तथा चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था और इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन लगाया जाता था। ठीक है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या फिर मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लेकर आते थे उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था और सांची जो है उसके प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च हाथी दांत का काम करने वाले व्यापारियों ने दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों इस समय की चित्रकला के बारे में। मानचित्र 7 में अजंता ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई और इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था और यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे और चित्रों के रंग 15,000 सालों के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह की चित्रकला थी। तो हम देखते हैं कि मानचित्र 7 में अजंता कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम अजंता ढूंढे तो ये आपको मिलेगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये अजंता जो है इस जगह पर क्या था कि जहाँ पहाड़ों और सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। ये ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए खोदी जाती थी। यहाँ बौद्ध विहार थे और क्योंकि ये गुफाएं इनमें अंदर अंधेरा था तो मशालों की रोशनी में यहाँ बहुत सारे चित्र बनाए गए। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी, लगभग 1500 साल पहले ये चीजें बनाई गई थी, आज भी इनके जो कलर्स हैं, इनके जो रंग है वो फीके नहीं पड़े हैं और अभी तक ये चमकदार हैं। ठीक है, ये कलर्स जो हैं, ये रंग जो है वो पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। आप इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अजंता के चित्र यहाँ पे देखिए, अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ये अजंता का चित्र है जिसमें आज भी अगर आप देखने के लिए चले जाएं तो इसके रंग अभी तक फीके नहीं पड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी अजंता के चित्र हैं। ठीक है, देखिए आप कितना चमकदार लग रहा है। ये जो कलर्स हैं, ये इसको जो बनाने वाले हैं वो अज्ञात हैं, कौन बनाया ये हमको नहीं पता। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें तो पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और तथा देवताओं से जुड़ी कहानियां भी हैं। बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई, प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना हुई। इस समय में करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की।
इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, शिल्पाधिकारम में इलंगो नामक कवि ने की, और कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, एक पतन है पुहार, ठीक है, समुद्र तट। वह अपनी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया, और कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो इस तरह की प्रेम कथा उस समय लिखी जाती थी। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई जो करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था, इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों को दोबारा लगभग 100 साल पहले मिला है। ठीक है, अगर हम शिल्पाधिकारन से लिया गया एक वर्णन देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर भी ईश्वर नहीं रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरह से जो कन्नगी है उसके दुख को यहाँ पे शिल्पाधिकारम में व्यक्त किया गया है। उसका एक अंश यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, मेघदूत का एक श्लोक है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस तरह से कई कविताएं भी लिखी गई जो कि प्रेम पर आधारित थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने इस तरह की कविताएं और कहानियां लिखी इस समय में। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है जो कि इसी काल में लिखा गया। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां हैं, और इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके, और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ठीक है, माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, और उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे।
अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां ये क्या थी? ठीक है। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इसमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। एक कहानी ये है बंदर राजा की कहानी, जो कि एक जातक कथा है। ये कैसी कहानी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो जातक कथाएं होती थी वो किस तरह की होती थी। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक जातक कहानी जिसका नाम है बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों का एक खास आम के पेड़ इस सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे और इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि वह मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ। राजा ने उससे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसको दिखाया गया है। ठीक है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये बरहुत स्तूप में बरहुत के एक स्तूप में मिले पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसको दिखाया गया है। ये पत्थर जो है जिसमें ये चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें बंदर राजा की कहानी वाली जातक कथा को उकेरा गया है, वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की चित्रकला, मतलब अभी का समाज इतना डेवलप हो गया था कि चित्रकारी से, मूर्तिकला से या फिर कहानियों से, जातक कथाओं से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। नेक्स्ट है दोस्तों विज्ञान की पुस्तकें। इस समय में हर तरह की लेखन कला का विकास हो चुका था। तो लोग कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, साथ में महाकाव्यों की रचना भी हुई और इसके साथ साथ विज्ञान की भी खोज हो रही थी। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और रोज डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में और पता लगाए। ठीक है। शून्य या फिर आयुर्वेद। शून्य क्या है? अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की इस पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और
अब भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो यहाँ जीरो का जो खोज हुआ था वो भारत से ही शुरू हुआ। ठीक है, बाद में वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जो हैं ये अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी महान डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिसमें चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए और सुश्रुत जो है वो चौथी शताब्दी में हुए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तिका है। ठीक है, अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें है। तो हर तरफ जो है समाज में कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र में जो गुप्त काल था वो सचमुच एक महान परिवर्तन का काल था। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आया और क्षेत्रीय राज्य जो थे वो थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हुए, लेकिन साथ में इसका जो समाज था उसमें भी अलग अलग तरह का परिवर्तन आ रहा था। समाज जो है वो बदल रहा था। उसको हम 3-4 चैप्टर्स में अभी हमने पढ़ा। यहाँ की कला के बारे में पढ़ा, यहाँ की चित्रकला के बारे में पढ़ा, विज्ञान के बारे में पढ़ा, यहाँ के अर्थव्यवस्था, शिल्प उत्पादन, वास्तुकला आदि के बारे में पढ़ा, जिसमें एक महान परिवर्तन का काल हमने देखा। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि गुप्त काल को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं अन्यत्र। ठीक है, अन्यत्र में यहाँ लिखा है, कागज आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम का एक व्यक्ति चीन में किया था। उसने पौधों और रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई। ठीक है, तो ये काई लून नाम का जो व्यक्ति है 1900 साल पहले चीन में इसका आविष्कार किया था और उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों तथा पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई और उसे पानी में भिगो दिया। ठीक है, और फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, उसके बाद यह पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही यह जापान में फैल गया। चीन के बाद यह कोरिया में फैला, कोरिया के बाद यह जापान में फैला। ठीक है, करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। ठीक है, उसके बाद फिर बगदाद से यह यूरोप में, अफ्रीका में, फिर एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया कागज बनाने का तकनीक। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। इस चैप्टर को भी हमने पूरा का पूरा रीड किया, हार्ड वर्ड्स को समझा, साथ में पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो क्या कहना चाह रहा है वो भी समझा, और ये जो बातें हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, किस समय की बातें हैं, वो सब हमने जान लिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आप ये जो गुप्त काल है उस समय तक के पूरे इतिहास को एनसीईआरटी क्लास 6 के माध्यम से कंप्लीट कर चुके होंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट वीडियो था, ये लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्लास 7 शुरू करेंगे, जिसमें हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास 8 में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हिस्ट्री की बेसिक समझ जो है वो एनसीईआरटी किताबों से हमें मिल जाती है। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग है, आपकी समझ के अनुसार दिया गया है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी है वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इसी तरीके से दी गई है। और क्लास 9 का एनसीईआरटी हम देखते हैं तो इसमें हमको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। तो इसी तरह से चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी और पूरा का पूरा हिस्ट्री का एक बेसिक समझ हमको डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो आप
हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।